कैसे हैं भाई? बढ़िया भाई, अपना बताओ। अरे मैंने भैया से बात की, जैसे तुमने बताया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की तरह। पर चाचा फिर बीच में साजिश करके रच दिए, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो की नीति के तहत। जैसे उसके हिसाब से फिर भाई फिर झगड़ा शुरू हो गया। जैसा हमने देखा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ नहीं था कि जब यशवंतराय होलकर अंग्रेजों को बहुत परेशान कर देता है, तो ये अंग्रेज क्या करते हैं, जब वो चारों तरफ से हार जाते हैं तो ये करते क्या है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, और फिर मराठा के बीच में युद्ध होते हैं, और फिर लास्ट में जाके यशवंत से संधि कर लेते हैं। तो आज जो है हम चाहते हैं कि आप जो है बताएं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कौन सी संधि हुई, और किस तरह से यशवंतराय होलकर बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। ठीक है, देखो मैं बात अगर वही बात है, इतिहास वर्तमान से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि घटनाएं कोई भी हों, जो किरदार होते हैं उनमें समानता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। होता क्या है, यूरोप की दो शक्तियां उस समय भारत में सशक्त थीं। पहले फ्रांसीसी थे और दूसरे ये अंग्रेज थे। जो आपके जो राजा लोग थे, नवाब थे या क्षेत्रीय राजा थे, फ्रांसीसी वो पहले ऐसी यूरोपीय शक्ति था जिसने भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने लाभ को सिद्ध करने का प्रयास किया, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। जैसा कि आपने फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में पढ़ा होगा कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर पत्तन बनाने का अधिकार मिला। चेन्नई के राजस्व पर अधिकार स्थापित हुआ। तो इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों को बहुत ही अड़चन आ रही थी लाभ के का अधिकार प्राप्त करने में, बहुत हानियां हो रही थी। तो ऐसे में लॉर्ड वेलेजली की नियुक्ति होती है भारत में। वेलेजली का यह स्पष्ट मानना था कि फ्रांसीसियों के द्वारा जो हानि हुई है, जो घाटा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो तभी पूरा किया जा सकता है जब भारत के जितने भी राजा हैं, जितने भी नवाब हैं, चाहे वो मैसूर हो, हमारा हैदराबाद हो, अवध हो, बंगाल हो, इन जितने भी क्षेत्र हैं, इनके जो राजा हैं, जो शासक हैं, ये सैन्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो जाए। और इसके लिए वो लाता है वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में आपने सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस। उस पर क्या था कि ना एक जो टुकड़ी होती थी वो उनको राजाओं को अपने पास रखनी होती थी, ठीक, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी उनके पास रहेगा। कहने को वो उसकी रक्षा के लिए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो राजा होगा वो किसी भी यूरोपीय शक्ति से तालमेल नहीं रखेगा। अगर कोई भी विदेश नीति में अपना निर्णय लेता है तो सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी से परामर्श लेगा। कुल मिला के भारतीय शासकों को पंगु बनाने की एक नीति थी सब्सिडरी अलायंस। यही इन्होंने करना चाहा मराठों के बीच में। लेकिन कहते हैं, मैं सन भूल रहा हूँ, 1600 या 1800 की बात है, वहाँ थे नाना फडणवीस। 1800 में, हाँ, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है ना। नाना फडणवीस जब तक रहे, इन्होंने प्रयास किया कि मराठे जो हैं, जो पेशवा जो है, वो क्या करे, सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दे, ताकि हमारा जो काम है वो होता रहे। हम कैसे भी करके इन फ्रांसीसियों को राजस्व के लाभ से वंचित करें। लेकिन नाना फडणवीस एक बहुत ही राजनीतिक दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। उनके होते इसने कई बार प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हुआ क्या, 1800 में उनकी हो गई मृत्यु। 1800 में मृत्यु होने के पश्चात जो पेशवा था पूना में, वो कमज़ोर हो गया था। पेशवा जब कमज़ोर हुआ तो कमज़ोर व्यक्ति क्या करता है, अगर जैसे मान लीजिए आप पीएम हैं, ठीक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पीएम ज़्यादा नहीं, अरे प्रधान मान लो यार, गाँव के प्रधान मान लो, कोई जरूरी पीएम बन जाओ। भाई सरकार कैसे चलती है, बहुत जब बहुमत होता है तब जाके एक मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह पाता है। जब पता चले कि जो विधायक है, जो सामंत है, सामंत मजबूत हो रहे हैं, तो जो केंद्र में बैठा होता है उसको भय लगता है। तो उसने क्या किया, जो तुम्हारा सिंधिया था और जो होलकर था, इनके बीच में फूट डलवाई, इनको आपसी संघर्ष में उलझाने का प्रयास किया।
और इस प्रयास में वो सफल भी रहा। तो सिंधिया और होलकर के बीच में पूना पर आधिपत्य स्थापित करने के कई षड्यंत्र चले। तो इस बीच में क्या होता है, जो सिंधिया होता है वो पेशवा पर आधिपत्य मतलब पेशवा को अपनी तरफ करने में सफल हो जाता है, और बिट्ठू जी जो होलकर का पुत्र होता था उसकी वो हत्या करवा देते हैं। जब हत्या हो जाती है तो क्या करता है, तो होलकर बदला लेने के लिए सीधे अटैक करता है, और अटैक करने के पश्चात इन दोनों घरा देता है, यानी कि इनका किया कराया सब पानी मिल जाता है। और ये अपनी गद्दी बचाने के लिए पेशवा कहाँ भाग जाता है, अंग्रेजों के पास भागता है। बेसिन की संधि हो जाती है, और बेसिन की संधि के तहत यानी कि जिस सब्सिडी अलायंस से उनको बचाना चाह रहे थे वो ऐसी परिस्थितियाँ बनी, उनको वहाँ पर जाना ही पड़ गया। अब जैसे ही पेशवा संधि में देता है तो उसके तहत उसको मिलता क्या है, कुछ बताओ। क्या चीज़? बेसिन की संधि होती है तो उसमें अंग्रेजों को क्या मिलता है, पैदल सैनिक और भाई तुंगभद्रा का जो क्षेत्र है वो दे दिया गया। का तुम्हारा ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती का जो बेसिन क्षेत्र है, हाँ निजाम का चौथ वो भी चला गया। तो कुल मिला के अब पेशवा किसके अधीन हो गया, पेशवा अधीन हो गया अंग्रेजों के। अब आप नज़र देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, केवल पारिवारिक महत्वाकांक्षा ही है, मतलब एक विदेशी शक्ति ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तब ऐसे में होता क्या है, समझ में आता है किसको, भोसले को, रघु जी भोसले। तो ये क्या करते हैं कि ऐसा किया जाए कि सब लोग मिलकर इनको हटाएं, अंग्रेजों को हटाएं। तो एक संयुक्त मोर्चे का गठन करते हैं। जब संयुक्त मोर्चे का गठन होता है जिसमें तुम्हारा होलकर होता है ना, सिंधिया होता है, भोसले होता है, ये तीन लोग एक मतलब ये गुट बनता है पूरा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जब इनकी बैठकें होती हैं, विचार विमर्श होता है, तो ये लोग होलकर को बहुत ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं, है ना। खिलाफ साजिश रची जाती है, होलकर के खिलाफ साजिश रची। तो अच्छा उसको ये पता चल जाता है, वो राजनीतिक दूरदर्शिता वाला व्यक्ति था, उसको पता चल जाता था। तो पता चल जाता है और लड़ाई लड़ने जाते हैं लोग, फिर से हार जाते हैं। लेकिन वो शायद ग्रुप छोड़ देता है जो बना था। हाँ, ग्रुप इसलिए छोड़ता है क्योंकि करना पता क्या चाह रहे थे ये लोग, सिंधिया और भोसले मिल करके जब लड़ाई होती, जब युद्ध होता, तो युद्ध में पहली सेना ये लोग होलकर की डालने वाले थे। अच्छा। क्योंकि होलकर को सैन्य रूप से कमजोर कर देंगे, आधिपत्य पूना पर कौन करेगा, सिंधिया और भोसले करेंगे। और इस चीज़ की खबर उसको लग जाती है, और कहते हैं ना कि जब पुराना घाव होता है वो इतनी जल्दी भरता नहीं है। वो उत्तराधिकार का कहीं ना कहीं पुराने गांव को फिर से हरा करने के प्रयास में थे। उसके बाद ही शायद यशवंत जो है रणजीत सिंह के साथ शामिल होने की कोशिश करता है। नहीं, अभी नहीं जाता है, अभी नहीं जाता है। जब छोड़ देगा फिर युद्ध होगा, अंग्रेजों से लड़ाई होगी। इनका क्या नाम होता है, सिंधिया और होलकर नहीं भोसले, सिंधिया और भोसले फिर पराजित होते हैं। फिर देवगांव की संधि होती है ना। जब देवगांव की संधि होती है तो वही फिर सब्सिडी अलायंस वाला इनके पास आ जाता है कि ये क्षेत्र हमको दे दिया जाए। तो ऐसे होते होते पहले सिंधिया को हराता है, फिर उसके बाद भोसले को हराता है। उसके बाद शायद 2-3 गवर्नर और होते हैं। अर्जुन गांव की संधि होती है। अर्जुन गांव की संधि होती है। मतलब देखो 2 संधि हो गई, अब बचा कौन, केवल होलकर बचा है। भाई सिंधिया भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया है, भोसले भी फंस गया है, अब बचता है केवल होलकर। अच्छा, अंग्रेज जो है बहादुर शाह को भी अपने संरक्षण में ले लेते हैं। बहादुर शाह जफर तो थी, बहादुर शाह आलम को, जहाँ तक नाम मैं बोल रहा हूँ, पर ये अंग्रेजों के संरक्षण में होता है। जब यशवंत होलकर फिर से युद्ध करता है अंग्रेजों के खिलाफ, तो पराजित करता है अंग्रेजों को, फिर उनको अपने संरक्षण में ले आता है। हाँ, मतलब जो मुगल बादशाह होते हैं उनको अपने संरक्षण में ले आता है। अरे जीतता रहता है, कई बार इनको परास्त करता है, कई बार, लेकिन फिर जब अंग्रेज जानते हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं,
जब- लेकिन अंग्रेज हाँ जब जानते कि नहीं जीत रहे हैं तो करते फिर क्या वही है? फूट डालो राज करो की नीति अपनाते बस हैं, वो करते हैं। है ना। और जो तुम्हारे रणजीत सिंह होते हैं उनको अलग थलग करने में प्रयास हो जाते हैं। तो इससे देखो क्या काफी होता है, टाइम तक यशवंत जो है रणजीत सिंह के साथ मेल मेल करके मतलब युद्ध करना चाहता अंग्रेजों के खिलाफ, पर उधर रणजीत सिंह ने शांति संधि कर ली, वो अलग हट गए थे। यशवंतराव होलकर अकेले बच गए लास्ट में एकदम आके। अब उधर अंग्रेजों ने अपनी चाल तो चल दी थी। होता क्या है कि लास्ट में जब अकेले बचते हैं तो इनको मजबूरन सहायक संधि ऐसा करनी पड़ती है। लास्ट में राजपुर का संधि ऐसे राजपुर की संधि करके, हाँ, राजपुर की संधि करके कुछ ऐसा होती नाम है। था। हाँ, कुल मिला के एक संधि होती 1805 है। में। अब हम देख रहे हैं जितनी भी सारी चीजें हो रही क्यों हो रही हैं, एक ही तो है पारिवारिक महत्वाकांक्षा। बस तो है ना? वही का कहाँ फायदा उठाया कटक अटक से कटक तक, है ना। यानी कि तुम्हारा अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक ये सब मराठा साम्राज्य था। इतने बड़े मराठा साम्राज्य का पतन केवल इसलिए हुआ क्योंकि आपसी मतभेद और संसाधनों का दोहन करने की भूख जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो साम्राज्य का पतन होना तो बस निश्चित यही है। संधि के साथ यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के संरक्षण चले जाते हैं और इस तरह से अंग्रेजों को पका पकाया क्षेत्र मिल जाता है, उनको कुछ करना ही नहीं कुछ पड़ता करना है, ही नहीं पड़ता है। ना। तो इस वो तरह आपस में द्वितीय लड़ रहे हैं। आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। बस चलिए यही तो बढ़िया, बताना है। फिर मिलते हैं और क्या, एक नेक्स्ट युद्ध नए के साथ बात करके। सब तो चाचा